जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी इस अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस समय भारतीय थल सेना के लिए जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इनके डेवलपमेंट को डीआरडीओ के द्वारा फास्ट ट्रैक किया गया है, क्योंकि ये सिस्टम मॉडर्न वॉरफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डीआरडीओ का ये जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, अब अपने डेवलपमेंट के क्रूशियल स्टेजेस को पार कर चुका है और अब ये फाइनल यूजर इवेल्युएशन ट्रायल के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ये बहुत जल्दी भारतीय थल सेना को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अब अगर हम एमपीए मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम की बात करें, तो इसे अलग अलग कंडीशन में डिप्लॉय करने के उद्देश्य से बनाया गया है। चाहे दिन हो या रात हो, ये अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ के लिए बहुचर्चित है और कहा जाता है कि हर प्रकार की वेदर कंडीशन में ये काफ़ी आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो हमारी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये टॉप अटैक टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो हैवली आर्मर्ड व्हीकल होती हैं उन पर ये ऊपर से अटैक कर सकती है, जिसका मतलब ये है कि जो व्हीकल का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है उसको डिस्ट्रॉय करने में ये सक्षम है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करें तो ये भारतीय थल सेना की इन्फेंट्री और पैराशूट रेजिमेंट में अपना एक विशेष स्थान रखेगी और इस समय भारतीय थल सेना इनको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आती है। अब अगर हम मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के पूरे सिस्टम की बात करें या इनके एलिमेंट्स की बात करें, तो इसमें 4 मेन एलिमेंट हैं, जिसमें से पहली मिसाइल खुद है, दूसरा होगा इसका लॉन्चर यूनिट, तीसरा होगा टारगेट एक्विजिशन सिस्टम और चौथा होगा फायर कंट्रोल यूनिट, जिसके बाद ये जो मिसाइल है ये ज़्यादा घातक बन जाती है। सबसे खास बात ये रहेगी कि एक बड़ी संख्या में भारतीय थल सेना इसको लेगी और कहा जाता है कि इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का भरसक इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसे आने वाले कई वर्षों तक रिलेवेंट बना के रखने वाली है। और ये मिसाइल कितनी घातक है, इसका हमने अलग अलग युद्धों में प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या फिर इसराइल और हमास का युद्ध हो। दोस्तों, हम सब ने एसपीवी मॉडल के बारे में सुन रखा है। ये वो मॉडल है जिसके अंतर्गत पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर के काम करना है और इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए जो एडवांस वेपन सिस्टम है ये विकसित करने हैं। लेकिन अब एसपीवी मॉडल खुद अधर में लटका हुआ है और ये किस दिशा में जा रहा है इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये प्लान था कि एसपीवी मॉडल के अंतर्गत एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी का जो अनमैन एयर व्हीकल है इसको विकसित किया जाएगा, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होगा और इससे डिफेंस सेक्टर में हमारी आत्मनिर्भरता कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन दुख की बात यह है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल खुद इस समय रोड ब्लॉक को हिट कर रहा है, यानी कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा बाधाएं देखने को मिल रही हैं और जिस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी ये उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं इनके पास एक्सपर्टीज़ की भी कमी है और दूसरी बात यह है कि उनका जो इंटरेस्ट है स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल को लेकर के ये उतना अच्छा नहीं है जितना कि अनुमान लगाया गया था। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं ये इंडियन कंपनीज की जगह पर जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं इनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आ रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट है इसको इसलिए पुश किया था क्योंकि हम सब ने तपस प्रोग्राम में देखा, जो कि एडीई का प्रोग्राम था, किस प्रकार की डिले हुई और टेक्निकल शॉर्टकमिंग्स के चलते ये प्रोग्राम अब आधे में लटक चुका है। तो ये चीज़ें आगे ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रख करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नई अप्रोच को प्रमोट किया था। लेकिन इसमें भी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं इनका जो इंटरेस्ट है ये उतना अच्छा नहीं है जितना कि एक्सपेक्ट किया गया था। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पूरा प्रयास कर रही है प्राइवेट कंपनियों को इस क्षेत्र में लाने के लिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिल करके काम करेंगे तो डिले की संभावनाएं कम होंगी और तय किए गए समय पर जो चीज़ें हैं ये इंडियन आर्म फोर्सेस को मिलती रहेंगी। और इसको लेकर के इस समय जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उनसे बात की जा रही है। जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उनका मुख्य अभी रीज़न ये है इस प्रोग्राम को ज्वाइन ना करने का कि उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है इस प्रकार के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का, और यही कारण है कि वो इसको लेकर के उत्साहित नज़र नहीं आ रही हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट रशिया के SU-57 फैलन को लेकर के है। SU-57 फैलन को भारत से जोड़ करके बहुत पहले से देखा जा रहा है और रूस इस समय किसी भी प्रकार से ये चाहता है कि उन्हें कोई फॉरेन कोलैबोरेटर मिले जो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सके। और अगर हम एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल जिसका नाम भारत तक है इनके रिपोर्ट की बात माने तो इस समय रूस भारत में SU-57 फैलन को प्रदर्शित करने के लिए काफ़ी आतुर नज़र आ रहा है। वो चाहता है कि भारतीय वायुसेना एक बार फिर से SU-57 फैलन की जो कैपेबिलिटीज़ है इनको री इवेलुएट करे, ताकि आने वाले भविष्य में भारत के साथ एक जो संभावित कोलैबोरेशन है इस प्रोग्राम में उसको फॉर्म किया जा सके।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि Su-57 फैलन को लेकर के रूस का क्लेम ये है कि ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि अपनी एक्सट्रीम मनोवरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। लेकिन आपको हम बताते चलें कि जब से भारत ने एमका प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, भारत का जो इंटरेस्ट है Su-57 फैलन पे वो लगभग ना के बराबर है, और भारत इस समय विचार भी नहीं कर रहा है किसी फॉरेन फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। हालांकि अगर हम रूस की बात करें तो रूस ने ये कहा है कि बीते समय में जो इसमें शॉर्टकमिंग्स थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको दूर कर लिया गया है और ये एयरक्राफ्ट पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुका है और कॉम्बैट प्रूवन भी है, ऐसा दावा रूस के द्वारा किया जाता है। आपको याद दिलाते चलें कि हाल ही में 2021 से लेकर के 23 तक के जो एयर शोज हुए, जिनको हम एरो इंडिया के नाम से जानते हैं, अक्सर हमें ये सुनने को मिलता रहा है कि रूस भारत में Su-57 फैलन को लेकर के आएगा और एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भारतीय वायुसेना के सामने रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Su-57 तो नहीं आया, लेकिन F-35 ने जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये ज़रूर दिया है। लेकिन अगर हम Su-57 की बात करें तो रूस का दावा है कि हम भारत के लिए एक कस्टमाइज Su-57 जो वेरिएंट है उसको तैयार करेंगे, जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा और भारत के जो वेदर कंडीशन है उसको ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। कुल मिलाकर के जिस स्पेशलाइज्ड वेरिएंट की बात हो रही है, इसमें ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिल सकती है, जिस पे इस समय रूस काम कर रहा है। अब रूस ने भारत को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ Su-57 फैलन को ही मैदान पे नहीं उतारा। आपको याद दिलाते चलें कि रूस ने 2021 में अपना Su-75 चेकमेट कॉन्सेप्ट भी सामने रखा था, जहां पर उन्होंने एक सिंगल सीट वाला फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रपोज किया है और उन्होंने दावा किया था कि ये किसी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की तुलना में भी सस्ता होगा और कैपेबिलिटी वाइज उनको सरपास करेगा। लेकिन हास्यप्रद बात यह है कि अभी ये एयरक्राफ्ट भी बन के तैयार नहीं है, और क्योंकि रूस पे एक अलग अलग प्रकार के जो सैंक्शंस हैं ये लगाए गए हैं, तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि ये एयरक्राफ्ट कितने दिनों में बन के तैयार होगा, इसका भविष्य क्या है। क्योंकि अगर हम यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने तो वहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स ने पहले ही ये कह दिया है कि अगर रूस को ऐसा लगता है कि इसको लेकर के जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनका इंटरेस्ट काफ़ी गंभीर नहीं है, तो इस प्रोग्राम को स्क्रैप भी किया जा सकता है, क्योंकि रूस की फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं है कि वो एक साथ इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को आगे लेके बढ़ सके। क्योंकि हाल ही में रूस ने खुद इस चीज़ को कंफर्म किया है कि वो अब 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर अपना ध्यान केंद्रित कर चुके हैं, जहां पर मिग-41 कॉन्सेप्ट सामने रखा गया था। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, भारत के संदर्भ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो Su-57 फैलन को काफ़ी पसंद करते हैं। हम ये नहीं कहते कि एयरक्राफ्ट काफ़ी बुरा है, लेकिन अब ये भारत के लिए उतना रिलेटेबल नहीं है, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ऑलरेडी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो अप्रूवल है वो दे दिया है। 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित की जा चुकी है, जिसके बाद उस पर युद्ध स्तर पर काम शुरू है। टेंडर्स इशू किए जा चुके हैं, पार्ट्स का निर्माण चल रहा है, टाइटेनियम बल्कहेड ऑलरेडी बन रहा है, मेटल कटिंग शुरू हो चुकी है। तो इतना बड़ा डेवलपमेंट के बाद बहुत मुश्किल है कि भारत फॉरेन फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर हैवी इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन भी किया गया तो बिलियंस ऑफ डॉलर भारत के जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि उन बिलियंस ऑफ डॉलर को भारत अपने इंडिजिनस प्रोग्राम पे खर्च करे, इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि FGFA पर ऑलरेडी हम लोग एक बार धोखा खा के 2018 में वापस आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।